दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। देश की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त भारत के निर्वाचन आयोग और उसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लेकर हैरत में है। वह चकित है कि वो किस तरह की भाषा में बात कर रहे हैं। जो मसले उनके सामने जा रहे हैं, किस तरह उसको दरकिनार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 14 अगस्त को अगर हस्तक्षेप न किया होता तो वह हरगिज ये मानने को तैयार नहीं थे कि स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट है उसमें कोई कमी रही, कोई गड़बड़ी थी, जिसको करेक्ट करना, जिसको बेहतर करना जरूरी था। कुछ भी वो नहीं मानते। और जो लोग ये कह रहे थे कि आप ये गड़बड़ी कर रहे हैं, आपका आयोग ये गड़बड़ी कर रहा है, इसका कोर्स करेक्शन होना चाहिए, उनको तरह तरह के इल्जामों से वो निशाना बना रहे थे। अब विपक्ष ने उनके विरुद्ध महाअभियोग लाने के नोटिस का प्रबंध कर लिया है लगभग। अब देखना यह है कि क्या भारत की संसद के दोनों सदनों में महाअभियोग का जो प्रस्ताव है उसका नोटिस विपक्ष देता है, कब देता है, क्या उसकी स्ट्रेटजी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी पदयात्रा में अपार भीड़ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इतनी भीड़, इतनी जनता उमड़ रही है कि लोग चकित हैं। और सारे के सारे जो लोग आ रहे हैं वो हैरत में है कि भारत का निर्वाचन आयोग उनके वोट को लूटने का ये कैसा प्रबंध कर रहा है। तो हम इन्हीं विषयों पर आज बात करेंगे, इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और टिप्पणीकार शीतल पी सिंह होंगे। शीतल सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अभी जो राहुल गांधी को बिहार में जो लोग देख रहे हैं, जो लोग उनकी सभाओं में जा रहे हैं, वो एक साथ केवल राहुल गांधी को नहीं देख रहे हैं, पीछे वो ज्ञानेश कुमार का भी चेहरा उनको नजर आ रहा है। लोग चकित हैं कि ज्ञानेश कुमार जी इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए। और वहां जमीनी स्तर पर जो लोग राहुल गांधी से मिल रहे हैं या उनके समर्थकों से मिल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि गांव गांव में लोगों के वोट जो है काटे गए हैं, लूटे गए हैं। इसका कैसे चुनाव आप लड़ेंगे? आपके प्रति समर्थन है भी तो वोट करने वालों की कमी हो जाएगी, तो कैसा क्या होगा? इसको कैसे आप देख रहे हैं? आखिर एसआईआर का प्रबंध क्या होगा? क्या इसका समाधान होगा? कि वो मानने को तैयार नहीं है कि कोर्स करेक्शन बहुत जरूरी है, ड्रास्टिक स्टेप लेना है, और वहां जनता तबाह है। देखिए, हमें इसके लिए इस पूरे कैरेक्टर को समझना पड़ेगा जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, मैं इसमें संदर्भ जोड़ रहा हूँ। उनका पूरा नाम है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। देश में पिछले वर्षों में और खासकर इधर कांग्रेस के चेंज होने के बाद एक विमर्श ने बहुत प्रमुखता हासिल की है और वो बहुत रियल है। इसके पहले भी बहुत बार बहुत चीजें हुई लेकिन उनमें वो रियलिटी नहीं थी। वो कुछ ऐसी चीजों पर था जो मध्यवर्गीय नेचर की है, जैसे भ्रष्टाचार। ये सब सवाल दूसरे हैं, लेकिन अब ओरिजिनल सवाल बहस में है और उसकी ओरिजिनल काट भी हमें नजर आती है। इसलिए मैंने ये संदर्भ उनका लगाया कि वो पूरा नाम उनका ज्ञानेश कुमार गुप्ता है। ये लड़ाई है हमारे देश के संसाधनों पर, जो आजादी के बाद संविधान वगैरह से एक सुलह के तरीके से लोगों में सब में बंटने, लोगों को सबको हिस्सेदारी देने के बारे में जो सोच समझ थी, उसको धीरे धीरे समय ने डाइल्यूट कर दिया। और हमारी जो पुरानी बदमाशियां थी जो इस संविधान से पहले बहस में या दूसरी चीजों में पीछे रह गई थी, वो अब उभर के सामने आ गई। हम कुछ और तथ्य साथ में जोड़ लें, फिर इसको बात करते हैं। जो हमारे चुनाव आयुक्त जी हैं, इनकी नियुक्ति इस तरीके से हुई जिसको प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री जो कि गृह मंत्री हैं, और नेता विरोधी दल जो सिर्फ अकेले होने की वजह से डिसेंट नोट के अलावा कुछ नहीं कर सकते, इस तरह से उनकी नियुक्ति हुई। ऐसा कानून बना लिया गया। इस कानून को ऐसा न बनने देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सलाह थी। उसमें यह था कि आप ऐसा बनाइए जिस पर लोगों का विश्वास हो, अविश्वास न हो। लेकिन उल्टा किया गया। उसके बाद अब ज्ञानेश कुमार जी का करियर देख लीजिए। उनकी दो बेटियां दोनों सिविल सर्विसेज में हैं।
छोटी एक बेटी को अभी हाल में नोएडा का डीएम बनाया गया है। नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे उर्वर जिला है, दिल्ली का बॉर्डर है, सारा औद्योगिकरण और शहरी विकास हुआ है, यहाँ बहुत रेवेन्यू करता है, बहुत कीमती है, इसके लिए बड़ी मारामारी होती है, उनको बनाया गया। बगल में सहारनपुर में उनके दामाद डीएम है, कश्मीर में श्रीनगर सीट पर भी उनके दामाद डीएम है, वहां उनकी लड़की आईआरएस है, वही पोस्ट है। तो इनकी जो सामाजिक और पारिवारिक जो जरूरत है सवर्ण जाति से आना, उसके बाद इस तरह के रिश्तों में गुम्फित होना जिनको सबको पोस्टिंग और सब चीजों की दरकार है, आप इनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते या कोई नहीं कर सकता कि ये संविधान प्रदत्त उस सोच समझ का प्रतिनिधित्व करेंगे या कानून कायदे का प्रतिनिधित्व करेंगे जिसकी दरकार है और जो सही है, वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो इन लाभों में जुड़े हुए हैं और एक लाभार्थी वर्ण जो हमारे देश का है उसमें से आते हैं। ये एक बड़ी समस्या है इस समय, और इस समय जो दूसरे लोग हैं जिनको वंचित किया गया है, जिनको नौकरियों में एनएफएस कर दिया जाता है, जिनको ये कहा जाता है कि वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं लेकिन उनके हिस्से में किसी भी काउंटिंग में कोई लाभ नजर आता नहीं है, ऐसे सब लोगों के विरुद्ध एक षड्यंत्र करती हुई व्यवस्था हमें विभिन्न स्वरूपों में दिखती है। चुनाव आयोग उसका एक सबसे प्रमुख प्रतिनिधि के तौर पर हमारे आपके सामने है, जो उस छोटे से हिस्से के लिए समाज के जिसके पास सब कुछ ज्यादा से ज्यादा है, उसकी रक्षा करने के लिए चुनाव की हमारी सबसे लोकतांत्रिक जो पहचान का जो प्रतीक है उसको भी वो नष्ट करने पे आ गए। और अब लगातार इस बारे में इतने फैक्ट्स आते जा रहे हैं जो ये दिखा रहे हैं कि अब ये किसी भी कीमत पर चुनावों को लूट लेने की जो उनकी स्थिति है, जिसमें पहले ही इतने विकार आ चुके हैं। जैसे जो पार्टी इस समय सत्ता में है उसके बैंक अकाउंट में 10,000 करोड़ है, जो पार्टी तुरंत उसके बाद वाला विपक्षी दल है उसके अकाउंट में 400 करोड़ भी नहीं है और उसके 2 अकाउंट सीज भी हैं विभिन्न एजेंसियों द्वारा। ये कैसे मुकाबला ऐसे होगा? फिर हम पाते हैं कि जो पार्टी सत्ता में है वो अपने विचारधारा से संबंधित लोगों की विश्वविद्यालयों में जितने भी नौकरी के उपादान हो सकते हैं, फायदे के जो भी धंधे पानी हो सकते हैं, उन सब में वो खुलेआम नियुक्ति करती जा रही है और खुलेआम एक दूसरे हिस्से को उसमें से वंचित करती जा रही है। तो ये अनइवन है। जो सरकारी प्रचार माध्यम है जो जनता के पैसे से बने हैं, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, ये सब एक तरफा हो चुके हैं। और जो प्राइवेट है जिनको कहा जाता है कि वो स्वतंत्र हैं, उन्होंने तो अपनी स्वतंत्रता को सबसे पहले चोला उतार के परतंत्रता ग्रहण कर ली है। तो एक और सारा मीडिया, सारा सरकारी मीडिया, सारा धन, और एक और चीज है, अगर कोई आदमी, कोई उद्योगपति, कोई अन्य जिसके पास कुछ पैसे हैं, वो विपक्ष में किसी को कुछ पैसा दे, चंदा वंदा, तो उसके यहां छापे पड़ने लगते हैं। वो भी मतलब वो पैसा भी नहीं मिल सकता अब जनरल दूसरे दलों को। तो ये एकदम अनइवन स्थिति है, ये नॉर्मल स्थिति है ही नहीं। और ये स्थिति इस देश में एक बड़े दावानल को पैदा करने की ओर जा रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा समाज बहुत सारी चीजों से लगातार वंचित चला रहा है और अब उसको धीरे धीरे ये समझने समझाने के लिए लोग मौजूद हो गए हैं। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी जो आजादी के बाद से और आजादी के पहले भी हमारे देश की राजनीतिक उसमें सबसे प्रमुख जो स्वर है, जब उसने ये अंगीकार कर लिया, इस सच्चाई को सीधे सीधे स्वीकार कर लिया और वो अब अपनी गलतियों को पिछले दौर में जो उसने नहीं किया है उसको भी स्वीकार करते हुए सामने आ रही है, तो ये चीज अब बहस से बाहर नहीं हो सकती, कितनी ही तिकड़म कर ली जाए। लेकिन बहस में अंदर रहने के लिए जो कुछ होगा वो हम आप अभी ढंग से कल्पना भी उसकी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि कैसे ये रिएक्शन करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शनरी ताकते हैं, और फिर कैसे उसको जनता उसका जवाब किस तरह से प्रतिकार दे पाएगी, कैसे वो चुनावों में जिसे कहा जाए कोई शुचिता मेंटेन करा पाएगी। तो ये सब जिसका आपने जिक्र किया, चाहे एसआईआर हो, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद लोगों की लिस्ट बाहर आने वाली हो, ये हर चीज पे आप सुप्रीम कोर्ट जाके फैसला नहीं ला सकते। हमारी प्रणाली में ये दोष है कि इतना आसान नहीं है।
और सबको इंटरटेन भी नहीं किया जा सकता। डे टू डे लेवल पे बदमाशियां हैं और होंगी, क्योंकि तंत्र पर जिनका कब्जा है। मैं एक आंकड़ा और देख रहा था कि जितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे जो राइट विंग के लिए कलम चलाते हैं, आश्चर्य होगा आपको, उसमें दशमलव में पिछड़ी जातियों के या आदिवासियों के या दलितों का कोई मिलेगा। सब के सब सवर्ण है। और ये इसमें एक और आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है कि इनमें ज्यादातर बिहार से आए, क्योंकि बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई सबसे पहले और सबसे कड़वे और जैसे भी कहिए सबसे जोर से हुई, सबसे गरीब इलाका है वो देश का, इसलिए वहां प्रतिक्रिया भी उतनी ही जोर से। वहां का जो सवर्ण समाज है वो इतना प्रतिक्रियावादी है, और मैं उसके ही प्रतीक सब जगह ज्यादातर देख रहा हूं, जो सोशल मीडिया वगैरह पर मतलब आप कह सकते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था को लादे रहना चाहते हैं जिसमें कुछ चंद लोगों के पास सब कुछ है और बाकी सारे लोगों को सब कुछ विहीन कर दिया जा सके। ऐसी डिस्पैरिटी इसके पहले इस देश में आजादी के समय भी नहीं थी, जो डिस्पैरिटी आज हुई है। लेकिन इसके विरुद्ध लोगों को इकट्ठा होना या उस पर सचेत होना या उसके लिए खड़े होने न देने के पूरे प्रयास करते हुए सब हमें मिल रहे हैं। तो आने वाले दिन बहुत ही लोमहर्षक होने वाले हैं, और इसमें विचार का सवाल और राजनीतिक कौशल का सवाल और गरीबों की एकजुटता का सवाल, ये सब हमारे सामने आएंगे। किस किस रूप में आते हैं देखते हैं जी। आपने आज चर्चा की शुरुआत इतने विचारोत्तेजक ढंग से की है और इतने सारे पहलू आपने सामने ला दिए हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो श्रोता हैं, हो सकता है कि उनमें ऐसे भी लोग हों जो सोचें कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं, जर्नलिस्ट तो ऐसा नहीं बोलता, इस देश का लेखक तो ऐसा नहीं बोलता, तो आप ऐसी चीज बोल रहे हैं जो नहीं बोली जाती है और न लिखी जाती है। लेकिन बहरहाल एक प्रश्न मेरे दिमाग में है आपकी बात सुनकर, कि पहले के निर्वाचन आयोग में भी कोई दलित, पिछड़ा या आदिवासी नहीं होता था आमतौर पे। मुझे याद नहीं है कि अगर कोई ऐसा आया हो सकता है एक आध लोग आए हों, लेकिन अपर कास्ट डोमिनेशन हमेशा निर्वाचन आयोग में रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसे भी निर्वाचन आयुक्त आए या मुख्य निर्वाचन आयुक्त आए जिन्होंने हर चंद कोशिश की थी कि हर गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी तक वोट दे। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत जिसको हमारी संविधान सभा ने सुनिश्चित किया, उसको लोगों तक वो जाए, लोग एक्सरसाइज उसको कर सकें, इसके लिए बहुत प्रयास किया। कुछ लोगों ने नहीं भी किया तो वो इतिहास के गर्त में चले गए, लेकिन जिन्होंने प्रयास किया उसको इतिहास आज भी याद करता है। टीएन सेशन में बहुत सारी गड़बड़ियां थी, बहुत ही एरोगेंट किस्म के ऑफिसर थे, लेकिन जो कुछ उन्होंने अच्छा किया उसको इतिहास आज भी याद करता है। जेम लिंगदो, उन्होंने जो कुछ किया, हालांकि उन्होंने छात्र संघों के बारे में, छात्रों के बारे में जो रिपोर्ट दी बहुत ही खराब थी और हमने उनके खिलाफ लिखा था इस मुद्दे पर, लेकिन जेम लिंगदो ने अपने कार्यकाल में चुनाव आयोग को वाइब्रेंट बनाए रखा टीएन सेशन के बाद भी। इवन कुरैशी साहब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उन्होंने एक किताब भी लिखी है भारत के निर्वाचन और पॉलिटिक्स पर, उन्होंने भी अच्छा काम किया, तो लोग याद करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये इतनी फेहरिस्त इसलिए गिना रहा हूं कि सारे लोग ज्यादातर अपर कास्ट के ही लोग थे या कुछ माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग आए, शुरुआती सुकुमार सेन से हुई थी। तो जो एक विरासत और एक परंपरा हमारी रही है निर्वाचन आयोग की कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें संविधान सभा के उसूल को आगे बढ़ाने की, जो कमी रह गई वो व्यक्तिगत कमी रही होगी आयुक्तों की या निर्वाचन आयोग की, लेकिन इंटेंशन वही रहा। आज की तारीख में जो बिहार में एसआईआर से वंचित लोग हैं, जो आंकड़ा आ रहा है वो हैरत अंगेज है। वो ये है कि वे दलित हैं, वे ओबीसी हैं, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। अभी मैं देख रहा था इंटरव्यू, सोशल मीडिया के लोग, यूट्यूबर्स इंटरव्यू कर रहे हैं और राहुल गांधी की सभा में जा रहे गरीब तबके के लोग कह रहे हैं कि हमारे गांव में बीएलओ आया ही नहीं, और आया भी तो बगल के गांव में आया जो एक पूरा है जहां सभी अपर कास्ट के लोग रहते हैं, उनके यहाँ आया, हमारे यहाँ नहीं आया। तो ये स्थिति जब हो रही है तो आखिर क्या आपको लगता है कि ये निर्वाचन आयोग जिसके बारे में आप अभी चर्चा कर रहे थे, ये एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है कि वो
दिल्ली से लेकर और बिहार तक एक ही चीज चल रही है? देखिए, चीजें इसमें को आपने जो प्रतीक बताए वो सब स्वीकार। बहुत सारी चीजें हमारे जो पिछली पीढ़ियों में बहुत सारी शुचिता थी उनमें, संविधान का सम्मान भी था। लेकिन उस समय उनको वो चैलेंज भी नजर नहीं आता था, क्योंकि जो थोड़ा बहुत रिजर्वेशन दलितों को मिलता था उसको उस समय के समाज ने पचा लिया था, क्योंकि उसमें से ज्यादातर लोग देर में पढ़ाई वढ़ाई कर पाते थे। कभी कोई देश का कैबिनेट सेक्रेटरी बना नहीं कोई दलित। राज्यों में एकाध कोई मुख्य सचिव वचिव बने होंगे, बहुत रेयर होगी कथा ये भी। तो वो उनको एक हिस्सा मिला, लेकिन वो उस हिस्से से उनको कोई ऐसी परिस्थिति नहीं मिल पा रही थी जो बहुत उल्लेखनीय होती और जिससे इस व्यवस्था के तौर तरीकों में कोई बुनियादी बदलाव हो पाता। लेकिन जब 1990 में मंडल कमीशन आ गया तो उसने आधी आबादी को, पिछड़ी जातियां देश की आधी आबादी और दूसरे वो दलित जातियों की तरह उत्पीड़न की उस हद तक शिकार, उसमें से कई लोग हैं लेकिन ज्यादातर नहीं है, और वो ज्यादा बड़ा प्रतिरोध खड़ा कर सकती हैं और कर रही हैं, कर दिया है उन्होंने। तब वो प्रभु वर्ग में जो चिंता पैदा हुई वो बहुत दूसरी तरह की हुई। वो रिएक्शन की मात्रा फिर बहुत ज्यादा बढ़ गई। और अब हम जब मोदी जी की सरकार 11 साल से आई है, जिसके पास अपना बहुमत आ गया लोकसभा तक में, तब वो नाखून जो छुपे हुए थे वो बाहर निकल के आ गए। अब वो एकदम नंगे। अब वो एनएफएस बिल्कुल जिद से लागू करते हैं। अब वो जिद से लक्ष्मण यादव की नौकरी ले लेते हैं। और अब वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी इस तरह के इन सवालों को लेकर सामने आ रहे हैं उनको किसी एक कैटेगरी में, यादव कैटेगरी में डाल दें, जाट को जाट में डाल दें, कुछ किसी न किसी एक कैटेगरी में छोटा कर दें, उनको बौना करते हैं। और कुछ चूंकि इतने सालों की ये समस्या है जाति वाली, तो ऐसा नहीं है कि यादव सारे के सारे पवित्र ही हैं और जाट सारे सारे कोई गुनाह नहीं करते। इन सब लोगों के यहाँ भी दलितों वगैरह पर अत्याचार की हजारों खबरें आती रहती, रोज ही आती रहती। वो रिश्ते अलग हैं उनके, उनके जो मतलब मजदूर होने के और किसी छोटी जोत के भी मालिक होने के या छोटे कारोबार के मालिक होने के जो रिश्ते में द्वंद्व है वो तो है ही है। और उस द्वंद्व से चूंकि आबादी का इनका बड़ा एरिया ज्यादा है तो वो घटनाएं भी ज्यादा हो सकती। तो उन चीजों का इस्तेमाल करके प्रभु वर्ग जो है वो नए विलेन पैदा कर रहा है, और बड़ी सफलता से, चूंकि मीडिया उसके पास है, शिक्षा उसके पास है, संस्कृति उसके पास है, मेला ठेला वही लगवाता है, धर्म वही चलाता है, सरकार भी वही चलाता है। कंट्रोल चूंकि उसके पास है तो इसलिए उसके पास एक सुविधा है कि वो बीएलओ में भी आप देखेंगे, बिहार जैसे राज्य में जहां 85% आबादी गैर सवर्णों की है, इवन उसमें मुस्लिम सवर्ण भी छांट लीजिए उनको छोड़ के भी, उस 85% में भी जो बीएलओ होंगे अगर उनकी जातिवार आप जनगणना करेंगे तो आधे से ज्यादा प्रभु वर्ग के निकलेंगे। और आधे से ज्यादा अगर किसी चुनाव में वो कर दे जो आपने बताया कि उस टोले में गए ही नहीं जिस टोले का उन्होंने वोट काटना है, और उस टोले में बैठ के वोट काट दिया, तो आधा चुनाव तो खत्म हो गया। तो ये जो चालाकियां हैं जो व्यवस्था जन्य होती हैं और जो लोगों से उनके हक छीन लिया करती हैं, जो छीनती रही हैं, जिनको इसका अभ्यास है, इस तरह के इस तरह की संस्कृति रचने का अभ्यास है और इसको स्वीकार्यता है, उनको बुरा नहीं लगता इन सब चीजों का। पश्चिम वगैरह का कोई दार्शनिक या कोई सामान्य नागरिक भी आता है तो हमारे यहाँ जब जाति व्यवस्था वगैरह देखता है और इस तरह का व्यवहार देखता है और इस बारे में पहले तो उसे वो चकित हो जाता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ देखा नहीं है। लेकिन फिर जब वो उसको जानता समझता तो उसकी समझ में नहीं आता कि कैसे ये चीज है। और एक किताब अभी मैं कल कहाँ देख रहा था, लेते लेते रुक गया कि उसमें यही है कि इसके बावजूद हमारा जो कमजोर तबका है वो विद्रोह क्यों नहीं करता, उसको बर्दाश्त कैसे कर लेता। तो ये हजारों साल से उसको बर्दाश्त हमने करा लिया है और वो कंडीशन कर दिया है, जैसे स्त्रियों को कर दिया है। अब उसमें तो सारी दुनिया शामिल है, वो सिर्फ भारत के लिए सीमित नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में उसके परिमाण अलग हो सकते हैं, लेकिन स्त्रियों को हमने सारी दुनिया में कंडीशन कर रखा है। और उनके अधिकारों की बात करने वाले बहुत कम है, उन पर हंसी उड़ा ली जाती है कि फेमिनिस्ट है, बाल कटाए रहती है, चरित्रहीन है, फलाना ठिकाना।
अधिकारों की बात करने के गुनाह में हम उन्हें चरित्रहीन से लेके क्या क्या साबित कर देते हैं। तो जब इतना बड़ा समाज अपने अधिकारों के लिए मांगने आएगा, तो चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो, संसद हो, विधानसभाएं हो, ये पागल नहीं हो जाएंगी? ब्यूरोक्रेसी हो। तो ये वो दौर है जो हम देख रहे हैं, और ये रोज कड़वा होता जाए। तो शीतल जी, आप जो बात कह रहे हैं उसका क्या मतलब निकलता है कि वोट का अधिकार बनाम ज्ञानेश कुमार, तो ये जो रशाकसी है वोट के अधिकार की, और ज्ञानेश कुमार एक सिंबल है, ही इज नॉट इंडिविजुअल, ही रिप्रेजेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक बड़ी मशीनरी। तो ये वोट का अधिकार बनाम ज्ञानेश कुमार की रशाकसी का अंत क्या है, समाधान क्या है मौजूदा इस स्थिति में? मेरी बात का मकसद और मतलब यह है कि न ज्ञानेश कुमार अकेले प्रतीक हैं जो समस्या है उसके, और न ये मुद्दा अकेला प्रतीक है जो सब चीजों को हल कर देगा अगर इस पे आंदोलन भी खड़ा हो जाए। अब ये बहुत सारे मुद्दे मिलके एक स्वर में बदल रहे हैं, और ये लड़ाई एक दिन में या एक इशू पे खत्म हो जाए या एक चुनाव से तय हो जाए, ये भी नहीं होने वाला है। अब ये अनवरत है, ये लंबी चलेगी, हमें नहीं पता है कितने दिन चलेगी, हमारे जीवन में हल होगी कि नहीं होगी, या हम पता नहीं क्या देखेंगे जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन आप भी समझदार हैं, मैं भी, आप और हम जैसा कह सकते हैं उतना कह दिया हमने। तो हमें नहीं पता ये कैसे अनफोल्ड होगी, लेकिन हमारा जो पुराना दुनिया भर का और अपने समाज का भी जो अध्ययन है, वो ये बता रहा है कि ये चिंता बड़ी है, और ये लंबे समय तक तमाम इश्यूज को समेटते हुए, समय समय पर नए नए इश्यूज को लाते हुए अब कल्मिनेट होगी। लेकिन अब ये वापस नहीं हो सकती, अभी आगे बढ़ेगी। लेकिन हमारे सिस्टम में अगर हिस्ट्री आप देखें, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह बहुत सारी चीजें काम करती रही हैं, जो मुश्किलात को, जो जटिलताएं हैं, वो बहुत एक ऐसे हद की तरफ न जाएं, एक ऐसी सीमा को क्रॉस न करें जिससे कि सिस्टम पर एक बड़ा मुश्किल पैदा हो जाए। तो ये जो सेफ्टी वॉल्व है उसमें कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, मीडिया भी कह सकते हैं, बहुत सारे इसके घटक हैं। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो 14 अगस्त को फैसला किया, वो बहुत हिस्टोरिक फैसला है, आमतौर पे लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन 14 अगस्त को फैसला आया कि नहीं, 65 लाख की सूची आपको जाहिर करनी पड़ेगी, और वो आपने 19 तारीख डेट दे दी कि उस समय तक, और आप देखिए इलेक्शन कमीशन को वो जारी करनी पड़ी। जिस सूची से वो इनकार कर रहा था, वो बिहार के इलेक्टोरल ऑफिसर और वेबसाइट पर सब कुछ आ गई, वो अब उसकी छानबीन चल रही है। तो हम ये कह रहे हैं आपसे कि क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फौरी तौर पे, मैं भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं, और आई एग्री कि ये बड़ी लंबी स्थिति है, बड़ा लंबा ये अभियान है समाज में बदलाव का, लेकिन क्या फौरी तौर पे इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन पर सवाल जनता के हैं, बड़े पैमाने पर हैं, सरकार के अलावा कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको एड्रेस कर लेगा, क्योंकि अगली जो सिटिंग है वो 22 अगस्त को है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस तरह की फौरी राहत दे सकता है जैसा इसने किया, लेकिन वो बुनियादी सवालों को हल नहीं कर सकता, वो भी उसी का पार्ट है, और ना वो करना चाहेगा। तो मैं इससे कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं लगाता कि अगली तारीख को क्या होगा, और इसलिए मुझे ये लगता है कि ये सही है कि ये मुद्दा लोगों में डिस्कंटेंट पैदा करने का वर्तमान में जितने दूसरे मुद्दे थे उनसे सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। ये सही है कि सारे टेलीविजन चैनलों, सारे अखबारों में, राष्ट्रीय अखबारों में लगभग बायकॉट के बावजूद सोशल मीडिया पर ही ये आंदोलन जो है सारे देश में पहुंच रहा है, सारे इंडियन डायस्पोरा में जा रहा है। गति धीमी है, बहुत सारे लोग अनभिज्ञ भी, इसलिए उस तरह का रूप नहीं ले पा रहा है जैसा रूप अन्ना आंदोलन ने ले लिया था, जेपी आंदोलन ने ले लिया था, वीपी सिंह आंदोलन ने ले लिया था, या उन प्लेटफॉर्म्स पे न होने की वजह से हमें उतना दिख नहीं रहा है, हो सकता है अंदर हो रहा हो। तो ये दोनों परिस्थितियां अभी साथ साथ चलेंगी, लेकिन जैसा मैंने कहा, न ये आखिरी आंदोलन है और न ये आखिरी हल है, और न ये आखिरी व्यक्ति है जो विलन के तौर पर हमारे सामने ज्ञानेश कुमार गुप्ता के रूप में मौजूद है। ऐसे प्रतीक आते रहेंगे और ये लड़ाइयां पैदा होती रहेंगी, और अभी बहुत इसमें वक्त लगेगा। फिलहाल ये चीज एक सिंबल बन गई है, और इसमें कोई शक नहीं
कि इतने सीमित साधनों और इस तरह की अपैथी के बावजूद जो मीडिया और सिस्टम की है, राहुल गांधी ने बड़ी योग्यता से, इसके लिए मैं उनको साधुवाद दूंगा, क्योंकि उनको लगातार अयोग्य और पप्पू वगैरह ठहराया गया, लेकिन जिस योग्यता से उन्होंने इस मुद्दे को पैदा किया और साइज दी, अब ये रुकने वाला तो नहीं। ये महाअभियोग का जो के प्रस्ताव की चर्चा चल रही है कि उसका एक नोटिस जाएगा सदन में, आपको लगता है कि विपक्ष अपने इस कदम से, वो ठीक है कि उनका प्रस्ताव का जो नोटिस जो है प्रस्ताव का, वो हो सकता है टर्न डाउन हो जाए क्योंकि बहुमत नहीं है उनके पास जो होना चाहिए, या हो सकता है वो डिस्कस होने के बाद उसको टर्न डाउन हो जाए सदन से, वो अलग बात है। लेकिन क्या इस इनिशिएटिव से इलेक्शन कमीशन पर नैतिक दबाव पड़ेगा, कोई असर होगा सरकार पर? देखिए, ये चीजें वो हैं जो उस सूचना माध्यमों में जगह घेर रही हैं। ये जो कदम है, ये राजनीतिक कदम होते हैं। इनसे आप ये चीज सब माध्यमों में रिपोर्ट हुई, तो जब आप महाभियोग की बात करेंगे तो आपको फिर पीछे जाना पड़ेगा, बैकग्राउंड में सब बातें होंगी, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, ये हो रहा है, ये हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर आपका बैकग्राउंड आ जाता है। तो ये ये तो टैक्टिकल मूव है और होना चाहिए, उन सब अवयवों का इस्तेमाल करना चाहिए, जानते हुए भी, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि विपक्ष नहीं जान रहा है कि उसका अंत क्या है, लेकिन वो एक बड़ा पैराया खड़ा कर रहा है। ये पहले चुनाव आयुक्त होंगे जिनके खिलाफ महाभियोग इस तरह से आ रहा है, ये तो रिकॉर्ड पे जा रहा है। वो पहले उपराष्ट्रपति थे जिनके खिलाफ इस तरह का महाभियोग आया, लेकिन भले ही उस दिन खारिज हो गया, रिकॉर्ड पे गया वो, और अब वो कहां है हम आप जान ही रहे हैं, ढूंढ हो रही है उनकी। तो ये सब चीजें टैक्टिक्स में आती हैं, और वही मैं कह रहा हूं कि जिसको अयोग्य माना गया, जिसको पप्पू ठहराया गया, जिसको पता नहीं क्या क्या कहा गया, खारिज कर दिया गया, वो साबित कर रहा है कि तुम गलत थे, वो सही। शीतल पी सिंह, आपने हमारे साथ इस विषय पर चर्चा की और बहुत ही विचारोत्तेजक अपने विश्लेषण से, और जिस तरह से आपने तथ्यों को सामने रखा है, और भविष्य की जो जो स्थितियां हैं, जो चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं, उससे देश के आम जन को एक तरह से आगाह करना या उसको अवेयर करना, मैं समझता हूं कि ये एक बेहतर जर्नलिज्म का काम है, बेहतर जर्नलिस्ट का काम है। और दुनिया भर के जो बेहतर जर्नलिस्ट हैं वो ये काम करते हैं, चाहे उन पर जो भी इल्जाम लगें, जो भी उनको कहा जाए। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इस तरह की बात रखी है इतनी शानदार ढंग से। अब देखना यह है कि हमारे दर्शक कैसा देखते हैं उसको, हमारे श्रोता क्या फील करते हैं। बहरहाल, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। स्वागत।